हेडिंग डालिए 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D। तो बच्चों हम लोगों ने अभी वेक्टर पढ़ा है, बहुत कुछ ये वेक्टर से मिलता जुलता चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें वेक्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, मतलब इसको वेक्टर से आप अलग तरीके से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ रखा बच्चों, हमने पढ़ा था जो मेन चीज़ें कि हमारे पास 3 डायमेंशनल एक्सेस हुआ करता है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें निम्नली इसको x मानते हैं, इसको आप लोग y मानते हो, इसको क्या मानते हो आप बाहर की तरफ z। x एक्सेस का यूनिट वेक्टर हुआ करता है i कैप, y एक्सेस का होता है बच्चों j कैप, और z एक्सेस का यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों k कैप, ठीक है ना। अगर कोई वेक्टर OP पॉइंट P है A B C और ओरिजिन का वाला पॉइंट क्या है 0 0 0, ओरिजिन का पॉइंट है 0 0 0, तो कंप्लीट लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए जो वेक्टर बनेगा वो बनता है a माइनस 0 i कैप, मतलब a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, याद आया, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। यहाँ a b c कंप्लीट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट है, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। a b c जो है कंप्लीट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो a b c आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, a b c आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। अब आपको याद होगा यदि ये कंप्लीट वेक्टर है, इसका नाम अगर मान लो सपोज आप इसका नाम दे रहे हो वेक्टर a दे दो, इसका नाम क्या दे दिया वेक्टर a, इसका आपने वेक्टर a दे दिया, तो इसका छोटा सा वेक्टर यहाँ पर निकलता है जिसको हम बोलते हैं a कैप, क्या बोलते हैं इसको a कैप। तो a कैप निकालने का तरीका मैंने बताया था कि a कैप इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, समझ गया ना। तो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप डिवाइडेड बाई जो मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यदि इसको अलग अलग करके देखो तो आपके पास बन जाएगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर i कैप प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर j कैप प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर k कैप। ये पार्ट कहलाता है l, ये कहलाता है m, ये कहलाता है n। मतलब जो यूनिट वेक्टर बनता है वो होता है li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप, जहाँ l m n ये होते हैं लेंथ कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, लेंथ कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, ये हो गया एल एम एन, समझ गए। एल एम एन जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके लेंथ कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ। सो क्या देखा हमने, एल एम एन क्या होते हैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ इसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीन पेयर को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और कोसाइन क्यों होता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज होती हैं ये वैल्यू कॉस अल्फा के इक्वल होती है, दिस इज अल्फा एंगल। अगर ये डायरेक्शन एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ, डायरेक्शन एंगल बीटा होता है वाई एक्सिस के साथ, और डायरेक्शन एंगल गामा होता है जेड एक्सिस के साथ। तो बच्चों ये जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू हाउ मच कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस गामा, याद आया। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये होती हैं उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन। और मैंने आपको एक और रिजल्ट बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। एल की जगह पुट कर दो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना 1। ये सारी बातें मैंने आपको 3D में बताई थी, याद आ गया। तो L इक्वल्स टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड फुल वेक्टर का, M इक्वल्स टू बी अपॉन मैग्नीट्यूड फुल वेक्टर का, और N इक्वल टू सी अपॉन फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, याद आया। कोई दिक्कत। एक छोटा सा और रिजल्ट आपको याद दिला देता हूँ कि अगर फुल वेक्टर को आप वेक्टर R मानते हो तो इसका मैग्नीट्यूड R था, तो आप लिखते हो यहाँ से देखो L इक्वल टू कितना A बाई R, A बाई R। तो A मतलब फुल वेक्टर का लेंथ कंपोनेंट इक्वल टू यूनिट वेक्टर का लेंथ कंपोनेंट को उतने बार फोल्ड कर दो, तो A इक्वल टू एल आर, ऐसे B इक्वल टू कितना एम आर, B इक्वल टू एम आर एंड C इक्वल टू कितना एन आर, C इक्वल टू एन आर। मतलब कि यूनिट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट को आप लेंथ टोटल पे फोल्ड कर दोगे तो आपके पास फुल लेंथ का कंपोनेंट मिल जाएगा। ये सारी बातें अपन ने बता दी थी, ठीक है ना।
चलिए, तो ये पहली एक्सरसाइज इसी सॉल्व होनी है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के कंसेप्ट से। एक बात और बताएंगे आपसे, वो बात है, लिखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस जो हुआ करते हैं, एक्स वाई जेड, इन्हीं को अपन बोलते हैं डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यार कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। अब मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस, तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने के लिए क्या पता होना चाहिए? एंगल अल्फा, बीटा और गामा। एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाता है? 0 डिग्री, हाँ है ना। अल्फा क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल, तो बेटा अल्फा इक्वल टू कितना? 0। एक्स एक्सिस वाई के साथ कितना एंगल बनाता है? तो बीटा इक्वल टू कितना? 90। और एक्स एक्सिस जेड के साथ भी कितना बनाता है? 90। जेड बाहर होता है ना, दिखाते ऐसे हैं बट होता तो बाहर है, तो जेड के साथ सामने की तरफ ये भी कितना? 90। तो बेटा चलिए, एल इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फा मीन्स कॉस 0, कॉस ऑफ 0 कितना होगा? 1। एम इक्वल टू कॉस बीटा, सो कॉस ऑफ 90 इक्वल टू कितना? 0। एंड एन इक्वल टू कॉस गामा, कॉस 90 इक्वल टू कितना? 0। मतलब एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइंस बनेगी वो होंगी 1 0 0। अब ऐसे वाई एक्सिस की क्या बनेगी? 0 1 0, क्योंकि खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा। अच्छा, जेड एक्सिस की बताओ कितनी होंगी? 0 0। आ गया समझ में? चलिए नोट करिए। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा 3D में जो स्टार्ट हो रहा है वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस कह लो या इन 3D बोल दो, इन 3D, ठीक है ना। तो बच्चों पहली चीज तो ये, पहला सवाल ये है कि एक लाइन के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? एक चीज से आप लाइन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या 2 बातों से या 3 बातों से। किसी भी एक लाइन को बनाने के लिए मैं कहूंगा लाइन खींचो, तो आप लाइन खींचने के लिए 2 चीजें, आप पेन कहाँ रखोगे मतलब पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा अपने पेन को किस तरफ भगाओगे मतलब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक किस पॉइंट से जा रही है और दूसरा किस डायरेक्शन में जा रही है। समझ में आया ना? तो आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक नंबर पॉइंट और दूसरा होती है डायरेक्शन। समझ में आया? जब आप लास्ट ईयर 2D पढ़ते थे तो लास्ट ईयर 2D में आपने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या पढ़ा था? पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक आपके पास पॉइंट दिया रहता था कि भैया लाइन जो है इस पॉइंट से जा रही है, और स्लोप दिया रहता था। स्लोप मतलब एंगल थीटा, थीटा का जो tan होता है वही आपका स्लोप कहलाता है। थीटा का जो tan होता है दैट इज कॉल्ड, जो थीटा का tan हुआ करता है वही आपका स्लोप कहलाता है, मतलब tan थीटा। tan थीटा क्या कहलाता है? स्लोप। तो ये सब जानकारी देने के बाद जो आपका इक्वेशन बनता था लाइन का, वो बनता था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये 2D में था। 2D मतलब प्लेन में खींची जाने वाली लाइन, ये जो बोर्ड में खींची हुई है ये लाइन। अब अपन को जो लाइन पढ़नी है वो हवा में पड़ रही, मान लीजिए ऐसे जा रही लाइन। तो अब इसमें भी यदि कोई लाइन आपके पास 3D में है तो आपको 2 चीज़ों की जरूरत होगी। नंबर 1, वो किस पॉइंट से जा रही है। तो आपको एक पॉइंट गिवन है, सपोज एक पॉइंट है जिससे लाइन जा रही है, मान लो ये पॉइंट A है, x1 y1 z1, बोलो हाँ। एक पॉइंट जो है जिससे लाइन जा रही है जिसका पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है बेटा, बोलो यस। बेटा ये जो पॉइंट दिया गया है इसका डेफिनेटली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ होगा, उसको बोलते हैं अपन वेक्टर ए। क्या बोलेंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। भाई पोजीशन वेक्टर अपन किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोई ना कोई वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। तो मतलब आपको गिवन क्या है? तो आपको दिया गया है कोई पॉइंट, उस पॉइंट का नाम है a x1 y1 z1। ये कार्टेशियन फॉर्म में है। किस फॉर्म में? और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे? OA, या इन शॉर्ट वेक्टर A इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। समझ गए? इस चैप्टर में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे 2 रूप में पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक दूसरा वेक्टर फॉर्म में। तो
तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है, जैसा आज तक अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, पॉइंट x1 y1 x2 y2, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। मतलब वेक्टर फॉर्म में इसकी पोजीशन क्या होगी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बोलो यस और नो। पॉइंट की मैंने समझ में आया नवनीत, पॉइंट मैंने बता दिया। अब दूसरी जरूरत क्या है, दूसरी जरूरत है ये लाइन की डायरेक्शन क्या है बच्चों। तो मान लो ये लाइन एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है जिसका नाम है वेक्टर बी। क्या है, वेक्टर बी। बोलो यस और नो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये है और आप इसके पैरेलल चल रहे हो तो जो आपका वेक्टर बनेगा वो इसके बी का क्या होगा, कुछ गुना। ये मैंने बताया था पैरेलल वेक्टर, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और आप इसी के सामने जा रहे हो तो आप क्या होगे, आप होगे समथिंग टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, मतलब आइदर 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और k टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर क्या होगा, सम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, मतलब इट विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। हाँ या ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। समझ में आ गया ना। हमें किसका इक्वेशन चाहिए है, लाइन का। हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो लाइन के इक्वेशन के लिए हमें लाइन की पॉइंट मान लिया अपन ने, कोई पॉइंट बैठा है क्या, एक्स वाई जेड। एक्स वाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस अननोन पॉइंट, इस वेरिएबल पॉइंट कहीं भी बैठा है, इस वेरिएबल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है मैंने बताया था वेरिएबल आर होता है। हाँ, डायरेक्शन क्या मानी है बच्चों अपन ने, डायरेक्शन वेक्टर मानी है बी वेक्टर। डायरेक्शन क्या दी गई है, बी वेक्टर। बी वेक्टर किस फॉर्म में दी होगी आपको, बी वेक्टर ऐसा दिया होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एक वेक्टर होगा कि लाइन हमारी इसके पैरेलल जा रही है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब दूसरा, अब चलिए, हाँ, और एक पॉइंट अपने पास वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट मतलब भ्रमणकारी बिंदु, पूरी लाइन पे कहीं भी मूव कर सकता है। सो दैट इज पी एक्स वाई जेड। पॉइंट पी एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा ये अपने पास पॉइंट पी। तो चलिए इक्वेशन क्या बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखा है। ट्रायंगल फॉर्म मैंने बताया था कि दो लगातार वेक्टर का सम तीसरे के क्या होता है, इक्वल अपोजिट में। यहाँ पे दो लगातार कौन है, ए वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, आर। तो क्या बनेगी इक्वेशन, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। बच्चों मैंने ऊपर जो बताया ना वो आपकी कोई काम का नहीं है, अगर आपको ये याद है ना तब भी आपके पूरे मार्क्स ले आओगे। ऊपर कॉन्सेप्ट है, नीचे रट्टा है। सो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। समझ गए, ये हो गई ये हो गया लाइन का वेक्टर फॉर्म, ये हो गया लाइन का वेक्टर फॉर्म। समझ में आ गया। अब लाइन के वेक्टर फॉर्म को अपन को लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। कार्टेशियन फॉर्म मतलब ये पॉइंट टू एंड की फॉर्म में, जैसा अपन बचपन में आज तक पढ़ते आए हैं। वेक्टर दिख गया मतलब वेक्टर फॉर्म, और आज की पढ़ाई के पहले जो चीज़ पढ़ते थे अपन वो कार्टेशियन फॉर्म था। जैसे पिछले साल का इक्वेशन ये क्या था, कार्टेशियन इक्वेशन था। चलिए तो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म बना देते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है बनाना। हाँ, बस रखते जाओ। आर क्या है भैया, कार्टेशियन में पकड़ो, पहुंचाओ इसको कार्टेशियन में। आर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बोलो यस। इक्वल टू वेक्टर ए क्या है यार, पॉइंट वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। या डायरेक्शन वेक्टर है ना, डायरेक्शन वेक्टर एक सिंपल वेक्टर होगा, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। चलो बेटा इसको यहाँ लेके आओ पकड़ करके। तो एक्स आई कैप माइनस x1 i कैप, शॉर्ट में लिखूंगा x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू, छोड़ दो, लैम्डा ए आई कैप, लैम्डा बी जे कैप, लैम्डा सी के कैप। बोलो हाँ। वेक्टर की इक्वलिटी क्या कहती है कि क्रॉस रिस्पेक्टिव कंपोनेंट क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये कंपोनेंट इसके इक्वल होना चाहिए। सो यानी x माइनस x1 इक्वल टू कितना, लैम्डा ए। तो x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू क्या बना, लैम्डा। सिमिलरली y माइनस y1 इक्वल टू कितना, लैम्डा बी। तो y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू कितना, लैम्डा। एंड z माइनस z1 अपॉन इक्वल टू लैम्डा सी। तो z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू कितना बना, लैम्डा। देखो इधर भी लैम्डा, इधर भी लैम्डा, इधर भी लैम्डा, मर्ज करके कार्टेशियन फॉर्म बनेगा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल z माइनस z1 अपॉन क्या कहें, इक्वल टू लैम्डा। मर्जी हुए तो ले सकते हो। लैम्डा का यूज कब करोगे, जब पॉइंट निकालना हो, अभी समझ में आ जाएगा। ये बन गया अपना बच्चों कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि इसमें कहीं भी वेक्टर
नहीं है। बस दो लाइन से आपका काम होने वाला है, इससे और इससे। ये सब कंसेप्ट है। मेन आपका एग्जाम में ये इससे काम में हो जाएगा, इससे काम में हो जाएगा। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? चलिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको मैं। एक छोटी सी बात ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई लाइन का इक्वेशन दिया गया है। मैं दिखा रहा हूँ लाइन का इक्वेशन। ये देखिए, एक लाइन है जो जा रही है x-3/2 इक्वल टू y-1/6 इक्वल टू z-3/4। नवनीत मेरे को ये देख करके बताओ, ये लाइन जो है ये किस पॉइंट से जा रही है? हाँ, ये लाइन किस पॉइंट से जा रही है? ये लाइन जो है अपने पास किस पॉइंट से जा रही है? पॉइंट मतलब पॉइंट वेक्टर x1 y1 z1। एक पॉइंट क्या है यहाँ पे? x1 y1 z1। वेरी गुड। y1 1 है न? गलत, -1 नहीं है भैया, खुद माइनस लगा है। देखो तो माइनस खुद लगा है, तो माइनस से कंपेयर होगा ना। पॉइंट क्या बना? 3। तो पॉइंट क्या बना? 3 1 -3, क्योंकि ये जो +3 इसको देखोगे -3। समझ गए ना? मतलब ये लाइन किससे जा रही है? 3 1 -3 से। और ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 6 4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 6 4। समझ में आ गया? मतलब इस लाइन के जो पैरेलल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 2 6 4। क्लियर हुआ? तो ये इसको देख करके अपन इसका वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं। अब यदि इसी लाइन का मुझे वेक्टर फॉर्म बनाना है तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? ये कैसे बनेगा? देखो, वेक्टर r इक्वल टू, वेक्टर r का कोई नाम नहीं होता, r यानी r ही होता है ना? r इक्वल टू वेक्टर a। वेक्टर a मतलब ये पॉइंट वेक्टर क्या? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। देखो लिखूंगा, आपने बताया सर 3 i कैप प्लस j कैप -3 k कैप, क्योंकि ये लाइन किस पॉइंट से जा रही है? 3 1 -3। तो 3 i कैप प्लस j कैप -3 k कैप। बोलो हाँ। प्लस लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर क्या बनेगा? पैरेलल वेक्टर 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस कितना? 4 k कैप। आया समझ में? यार डायरेक्शन वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियो से बनेगा 2 2 6 4 से बन गया 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस कितना? 4 k कैप। आ गया समझ में? बन गया। छाप लो भाई, फोटो खींचो इसकी फटाक से। तो बच्चों इसका नाम था 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म, ये था 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब लिखो अगला 2 पॉइंट फॉर्म। अगला लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब एक लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से जा रही है। 1 पॉइंट फॉर्म के बाद लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना? अगला लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। अब बच्चों मुझे खुद बताओ कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक लाइन 2 पॉइंट से होके जा रही है, एक पॉइंट है a x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2 z2। बोलो यस। a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर a। b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ob। जिसे स्मॉल में क्या बोलेंगे? वेक्टर b। स्मॉल में बोलेंगे वेक्टर b इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बोलो हाँ। अब यदि मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, मतलब ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं तो मुझे ये बताओ कि 2 पॉइंट देने के बाद भी क्या मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत है कि नहीं है? जैसे मैंने कहा कि 2 पॉइंट से होके एक लाइन खींचो, तो क्या डायरेक्शन देना जरूरी है? क्योंकि डायरेक्शन तो उसी में इन्वॉल्व है। 2 पॉइंट मिल गए तो डायरेक्शन मिल गई। तो अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इस समय ये वाला ये वेक्टर b है, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? वेक्टर b माइनस वेक्टर a बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे ये वेक्टर b माइनस वेक्टर a ही तो होगा। ये b है, ये a है, तो ट्रायंगल लॉ से ये क्या होगा? वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो जो डायरेक्शन वेक्टर बन गई वो क्या बन गई? वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो अभी जो आपके पास इक्वेशन बनता था वो बनता था वेक्टर r इक्वल टू पॉइंट वेक्टर जिससे लाइन जा रही थी प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन वेक्टर। याद आया? अब डायरेक्शन की जगह कौन बैठा है? खुद वेक्टर b माइनस वेक्टर a ही तो काम कर रहा डायरेक्शन का। हाँ या ना? भाई पहले डायरेक्शन वेक्टर अपन अलग से मांगते थे उधार, भैया दे दो यार, तो अपन को वेक्टर b मिलता था। अब डायरेक्शन तो खुद ही उसमें मिल जाएगी ना, b माइनस a। समझ में आया? तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a।
क्लियर हुआ? तो वेक्टर का इक्वेशन बन गया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बेटा ये है इसका वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? अब इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं मैं, देखो। तो आर क्या होता है बेटा? इस लाइन पर बैठा हुआ रैंडम भ्रमणकारी नारद बिंदु पॉइंट, पूरे जगह मूव होता रहता है जहां पे भी। तो आर की पोजीशन कोई फिक्स नहीं होती, तो उसे बोलते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ गया ना? वेरिएबल पॉइंट। ए वेक्टर बच्चों आपने देख लिया है। ए वेक्टर क्या है बच्चों? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यही तो था ए वेक्टर। बोलो यस। ये बैठा हुआ है प्लस लेमडा बी माइनस ए। ध्यान से देखना, ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बोलो यस। चलो अब इसको देखो, इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू लेमडा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा z2 माइनस z1 के कैप। बोलो यस। यार वन टर्म कंपेयर कर दो। x माइनस x1 इक्वल टू आई कैप का कोफिशिएंट x माइनस x1 और यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना? लेमडा x2 माइनस x1। बोलो यस। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आया? सिमिलरली y माइनस y1 कंपेयर होगा लेमडा y2 माइनस y1 से। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है ना? y2 माइनस y1। सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 कंपेयर किससे होगा? लेमडा हाँ, तो लेमडा लिख दिया मैंने, एक्चुअली इसको यहाँ ऊपर लिखना था पहले, लेमडा z2 माइनस z1। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया? z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बस बोले यस और नो। लेमडा के तीनों को मर्ज करके एक कॉमन रिजल्ट लिखता हूँ बच्चों, देखना। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू कितना? लेमडा। ये है कौन सा फॉर्म? 2 पॉइंट का कार्टेशियन फॉर्म। 2 पॉइंट का कार्टेशियन। ठीक है ना? एक मजे की बात देखो, 1 पॉइंट का कार्टेशियन फॉर्म आपने क्या देखा था? 1 पॉइंट का कार्टेशियन फॉर्म आपने देखा था x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। बोलो हाँ। मजे की बात यह है कि जब आपके पास 2 पॉइंट दिए होते हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उस समय डायरेक्शन रेशियोज a b c क्या आते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। डन। लीजिए फोटो।